नमस्कार सभी को। आप सबका स्वागत है फिर से एक बार आपके अपने चैनल केमशाला पर। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री से सॉल्यूशन चैप्टर से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे, जैसे कि हेनरी लॉ, हेनरी लॉ कांस्टेंट और हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इस टॉपिक का जनरल इंट्रोडक्शन या ओवरव्यू हम कह सकते हैं देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट आप जो देख रहे हैं वो है कि अगर हम गैसेस की सॉल्युबिलिटी और सॉलिड्स की सॉल्युबिलिटी को कंपेयर करें तो गैसेस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड। तो अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है। तो इसका रीजन है सॉलिड्स और गैसेस के जो नेचर है उनके बीच का डिफरेंस। जहां एक तरफ अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफी स्ट्रांग होने की वजह से ये पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं। और इसीलिए जो सॉलिड्स हैं वो हम देख सकते हैं कि वो एक्सपांड नहीं करते, वो एक जगह पर कंसंट्रेटेड रहते हैं। अब इसका इफेक्ट सॉल्युबिलिटी पे कैसे पड़ता है। तो मान लीजिए अगर हम एक लिक्विड ले रहे हैं और अगर हम उसमें किसी सॉलिड को ऐड करते हैं तो वो सॉलिड के पार्टिकल्स उसके अंदर एक जगह पर कंसंट्रेट रहेंगे, वो ज्यादा एक्सपांड नहीं करेंगे, यानी वो इसी सॉल्यूशन में कंसंट्रेट आसानी से रह सकते हैं। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ गैसेस की बात करें तो गैसेस में जैसा हम देख सकते हैं कि ये तीन मेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, कैरेक्टरिस्टिक्स है गैसेस की, जिसकी वजह से इनकी सॉल्युबिलिटी लो रहती है। पहली क्या है कि इनके पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही वीक होता है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये पार्टिकल्स रैंडमली, इंडिपेंडेंटली एक तरह से हम कह सकते हैं मोशन में रहते हैं अलग अलग डायरेक्शन में। तो इसका मतलब क्या है कि ये पार्टिकल्स जो है अपने आसपास की स्पेस में, फ्री स्पेस में एक्सपांड होना चाहते हैं। अब इसका इफेक्ट जो है सॉल्युबिलिटी पे कैसे पड़ता है। यहाँ भी अगर हम एक लिक्विड लें और अब अगर हम इसमें किसी गैस को ऐड करें, फॉर एग्जांपल हमने इसमें ऑक्सीजन गैस ले ली, तो इसके पार्टिकल्स हम किसी तरह से ऐड तो कर देंगे, मिक्स कर देंगे, लेकिन मिक्स होते ही वो ऊपर की ये जो फ्री स्पेस है अपने आसपास उसमें अपने आप ही एस्केप करने की कोशिश करेंगे। जिसकी वजह से क्या होगा कि सॉलिड्स का जो है हायर अमाउंट हम आसानी से मिला सकते हैं और डिसॉल्व कर सकते हैं, जबकि गैसेस का काफी स्मॉलर अमाउंट ही नॉर्मल कंडीशन में डिसॉल्व हो सकता है। यही कारण है कि गैसेस की सॉल्युबिलिटी सॉलिड से बहुत ही कम होती है। तो इसके लिए एक हमने एग्जाम्पल भी दिखाया है कि अगर हम NaCl जो हमारा कॉमन सॉल्ट है उसकी सॉल्युबिलिटी वाटर में 25 डिग्री सेल्सियस पे चेक करें, तो अगर हम 100 ml वाटर लेते हैं तो उसमें अराउंड 35 ग्राम सॉल्ट आसानी से डिसॉल्व हो जाता है। ऑन द अदर एंड इफ वी टेक द एग्जांपल ऑफ ऑक्सीजन, एट द सेम टेम्परेचर जो ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी है वो देखिए कितनी कम है, 8.2 मिलीग्राम पर लीटर। तो समझने के लिए अगर हम इनको कन्वर्ट करें तो ये निकल के आएगा 0.00082 ग्राम पर 100 ml। अगर हम कंपेयर करें तो जहां पर NaCl वाटर के 100 ml में 35 ग्राम आसानी से डिसॉल्व हो जाता है, वहीं पर ऑक्सीजन गैस 100 ml वाटर में सिर्फ 0.00082 ग्राम ही डिसॉल्व हो जाएगा। सो वी कैन क्लियरली सी दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सॉल्युबिलिटीज। तो इसका सबसे बड़ा कारण मैंने क्या बताया आपको, सॉलिड्स और गैसेस का जो वेरी बेसिक नेचर होता है, और ये जो इस इंपॉर्टेंट तीन मेन प्रॉपर्टीज है इसकी वजह से सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस आता है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं।
चलिए हमने सॉलिड वर्सेस लिक्विड, सॉलिड वर्सेस गैस को देख लिया। इसके बाद अगर हम अलग अलग गैसेस की बात करें, तो डिफरेंट गैसेस की जो सॉल्युबिलिटी है वो भी डिफरेंट होती है। अब ये क्यों डिफरेंट है? क्योंकि अलग अलग गैसेस का भी जो नेचर है उसमें माइन्यूट डिफरेंसेस होते हैं। तो इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे अगर ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी देखें तो ऊपर हमने देखा ही है कि ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी अराउंड ट्रिपल 0.00082 ग्राम है 100 ml। तो अगर लीटर में बात करें तो ये निकल के आएगी, चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी 0.0082 ग्राम निकल के आएगी अगर हम लीटर में बात करते हैं। वहीं पर अगर हम HCl गैस की बात करें, आप देख सकते हैं, तो HCl गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो है ऑलमोस्ट 700 ग्राम पर लीटर एट द सेम टेम्परेचर। तो अगेन वी कैन सी दैट बोथ आर गैसेस, बट देर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द सॉल्युबिलिटी। तो ये क्यों होता है? क्योंकि अलग अलग गैसेस का जो नेचर है वो भी डिफरेंट होता है। बेसिकली यहाँ पर हम नेचर में जो इम्पोर्टेंट बात करते हैं वो है, नेचर ऑफ गैस में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो है गैस की पोलर पोलर नेचर, गैस का पोलर नेचर। ठीक है ना? तो जितनी ज्यादा पोलैरिटी होती है किसी गैस की, उतनी ही ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी। ये एक जनरल रिलेशन है। तो ऊपर वाले एग्जांपल में भी हम देख सकते हैं कि जो O2 है वो ऑलमोस्ट क्या है, नॉन पोलर है, जबकि जो HCl है इट इज हाईली पोलर, है ना? इस वजह से ये डिफरेंस आता है। तो ये था हमारा जनरल इंट्रोडक्शन पॉइंट। अब इससे जाते जाते एक पॉइंट हम ये देख लेते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है गैस की, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? तो पहला तो अभी हमने देख ही लिया है, नेचर ऑफ गैस। अलग अलग गैसेस का नेचर अलग होता है, इस पे वो डिपेंड करेगी। दूसरा है प्रेशर ऑफ गैस, प्रेशर ऑफ गैस। तो ये प्रेशर ऑफ गैस का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास एक लिक्विड है और उसमें अगर हम किसी गैस को मिक्स करना चाह रहे हैं, डिसॉल्व करना चाह रहे हैं, तो एट द टाइम ऑफ कांटेक्ट विद द लिक्विड उस गैस का यहाँ पे प्रेशर कितना है, किस प्रेशर से वो गैस लिक्विड से टकरा रही है या उसके कांटेक्ट में आ रही है, उस पर भी सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। एंड द थर्ड फाइनल फैक्टर इज टेम्परेचर। ठीक है ना? अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी चेंज होगी। तो अब नेचर ऑफ गैस में तो हमने मेनली देख ही लिया है कि पोलर नेचर होता है। अब इन दो फैक्टर्स को हम आगे डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। यहाँ पर हम प्रेशर की बात करेंगे और ये काफी इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हमारे टॉपिक की अगर हम बात करें तो पहला पॉइंट क्या है, इन जनरल जो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो उसके प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, प्रेशर से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो अब ऐसा क्यों है, इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विड है, ठीक है, और ऊपर से हम जो है किसी एक पर्टिकुलर गैस को इसमें मिक्स करना चाह रहे हैं, और जिस प्रेशर से हम गैस को मिक्स कर रहे हैं वो है P1। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रेशर थोड़ी देर बाद क्या होगा कि गैस के पार्टिकल्स और गैस के कुछ पार्टिकल्स यहाँ डिसॉल्व हो जाएंगे। तो जो डिसॉल्व हो चुके हैं यहाँ पर हमने उनको इस तरह से दिखाया है, एक गैस के पार्टिकल्स हैं जो लिक्विड में डिसॉल्व हो गए हैं, और कुछ गैस के पार्टिकल्स अभी भी ऊपर रह गए हैं जो डिसॉल्व नहीं हो पाए। थोड़ी देर बाद क्या होगा कि इन दोनों फेजेस के बीच में एक तरह का इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश हो जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होने का मतलब है कि कुछ पार्टिकल्स गैस फेज में जाएंगे तो कुछ पार्टिकल्स गैस फेज से सॉल्यूशन में आएंगे और उनका रेट इक्वल होगा। लेकिन अब अगर हम मान लीजिए प्रेशर को इंक्रीज कर दें, यहां पर हम मान लीजिए हमने प्रेशर को क्या किया, इंक्रीज कर दिया, मतलब कि जो P1 है
उसके कंपैरिजन में हमने अब नया प्रेशर है उसको बढ़ा दिया, तो क्या होगा? प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि अब हम ग्रेटर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस गैस के ऊपर विद द हेल्प ऑफ दिस पिस्टन। तो होगा क्या? ज्यादा प्रेशर की वजह से अब पर यूनिट वॉल्यूम की अगर हम बात करें, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम की अगर हम बात करें, तो उस वॉल्यूम में जो पार्टिकल्स हैं वो लिक्विड से ज्यादा स्पीड से टकराएंगे, ज्यादा फोर्स से टकराएंगे, और ये जो इक्विलिब्रियम है ये डिस्टर्ब हो जाएगा। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होने का मतलब क्या है? कि अब जो गैस पार्टिकल्स का लिक्विड फेज में जाने की जो स्पीड है या रेट है वो बढ़ जाएगी। तो उनके बढ़ने से क्या होगा कि यहाँ के जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो अब ज्यादा डिसॉल्व होंगे, अब ज्यादा डिसॉल्व होंगे एज कंपेयर टू जो पार्टिकल्स गैस फेज में आ रहे हैं। ठीक है, यानी कि गैस फेज से लिक्विड फेज में आने की जो स्पीड है, रेट है, वो बढ़ जाएगा क्योंकि हम नीचे की तरफ ही फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। जबकि एज कंपेयर टू दिस स्पीड, जो पार्टिकल्स लिक्विड फेज में है उनका गैस फेज में जाने की स्पीड रिलेटिवली कम रहेगी। लेकिन आफ्टर सम टाइम अगेन दिस इक्विलिब्रियम विल बी रीस्टेब्लिश्ड। लेकिन इस बार जब ये इक्विलिब्रियम रीस्टेब्लिश होगा तो पहले के कंपैरिजन में, यहाँ के कंपैरिजन में गैस के पार्टिकल्स लिक्विड फेज में ज्यादा रहेंगे। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी है, यहाँ पर जो सॉल्युबिलिटी है उसको हमने S2 कह दिया, और फर्स्ट केस में जो सॉल्युबिलिटी थी उसको हमने S1 कह दिया। तो किस केस में पार्टिकल्स लिक्विड फेज में ज्यादा है? S2 के केस में। तो इसलिए सॉल्युबिलिटी यानी S2 की वैल्यू भी ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होती है। दैट्स वाई the solubility of gas in a liquid is directly proportional to pressure। ये आपको रिलेशन समझना है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अब देखिए, हमने एक जनरल रिलेशन तो देख लिया कि जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर से। लेकिन इनके बीच का एग्जैक्ट रिलेशन क्या है? तो उसके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट इस वीडियो का देख रहे हैं, वो है हेनरीज लॉ। ठीक है ना? तो ये एक लॉ है जो विलियम हेनरी ने डिस्कवर किया था अराउंड 1803 के आसपास। ठीक है, विलियम हेनरी। इन्होंने क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया प्रेशर ऑफ गैस और उसकी सॉल्युबिलिटी के बीच में। तो सबसे पहले ये लॉ क्या कहता है, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। इनकी दो स्टेटमेंट्स हैं, हम दो फॉर्म में लिख सकते हैं। पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर हम कांस्टेंट टेम्परेचर बना के रखें, किसी भी गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उसके पार्शियल प्रेशर पे जो वो एक्ट कर रहा है या एक्सर्ट कर रहा है लिक्विड के सरफेस पे। तो यही चीज अभी हमने ऊपर भी देखी। दूसरा जो इसकी स्टेटमेंट है वो है, जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर द पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। यानी यहाँ पर हम रिलेशन किसके बीच में देख रहे हैं कि जो गैस का पार्शियल प्रेशर है, जिस प्रेशर से वो लिक्विड से टकरा रही है, उससे उस गैस का मोल फ्रैक्शन जो सॉल्यूशन फेज में है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब ये कहना क्या चाहता है एक बार हम समझते हैं। मान लीजिए कि हमने एक पहले केस में लिक्विड लिया और यहाँ पे गैस को उस पर पास किया P1 प्रेशर से। ठीक है, और उस हिसाब से गैस के कुछ पार्टिकल्स अंदर डिसॉल्व हो गए। और जो ये भी गैस के पार्टिकल्स डिसॉल्व हुए हैं, मान लेते हैं उसके जो नंबर ऑफ मोल्स है वो है N1, और N1 के हिसाब से हमने मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट किया, वो आ गया K1। ठीक है ना? अब अगर हम इसी सॉल्यूशन में या इसी लिक्विड में उसी गैस को हायर प्रेशर से पास करें, तो अब जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ डिसॉल्व होंगे उसको हम कह देते हैं N2, और उससे जो मोल फ्रैक्शन निकल के आएगा वो होगा K2। तो रिलेशन क्या है कि अगर हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होगा। यानी यहाँ पर जो गैस का अमाउंट है वो ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू दिस। ठीक है, यानी कि गैस का प्रेशर बढ़ाने से मोल फ्रैक्शन भी इंक्रीज होता है। इसी को हमने P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन लिखा है। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी की साइन को हटाते हैं एक इक्वेशन बनाने के लिए, तो हम एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करते हैं KH। Now what is KH? KH is called as Henry's constant, or we can say Henry's law constant।
तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हम हेनरीज कांस्टेंट की देख लेते हैं। अगर हम फॉर्मूला वाइज देखें तो हमने अभी ये देखा कि जो प्रेशर है वो इक्वल होता है के एच हेनरी कांस्टेंट इंटू मोल फ्रैक्शन से। तो उसके अकॉर्डिंगली के एच का ये फॉर्मूला निकल के आएगा, के एच इक्वल टू पी डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन। अब हम सब जानते हैं मोल फ्रैक्शन का कोई यूनिट होता नहीं है, इसलिए हेनरी कांस्टेंट का जो यूनिट है वो प्रेशर के यूनिट के इक्वल ही रहेगा, जिस यूनिट में भी हम प्रेशर को एक्सप्रेस कर रहे हैं। अगर हम प्रेशर को बार में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो के एच का यूनिट भी बार होगा। अगर हम प्रेशर को एटीएम में एक्सप्रेस कर रहे हैं तो ये भी एटीएम होगा, एंड सो ऑन। ये हुआ पहला पॉइंट यूनिट के बारे में। दूसरा पॉइंट है कि जो के एच की वैल्यू है वो किसी भी गैस के नेचर पे डिपेंड करती है, यानी कि हम किस गैस को लिक्विड में डिसॉल्व कर रहे हैं उसके नेचर पर के एच की वैल्यू डिपेंड करती है, ना कि लिक्विड के नेचर पे। ये आपको क्लियर कट पता होना चाहिए कि जो हेनरी लॉ कांस्टेंट है वो गैस की प्रॉपर्टी है, ना कि लिक्विड की प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब रिलेशन क्या है? अभी हमने ऊपर देखा, देखिए अगर हम प्रेशर को यहाँ से हटा दें तो के एच और मोल फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन क्या होगा कि हेनरीज कांस्टेंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। यानी कि अगर के एच की वैल्यू ज्यादा होगी तो मोल फ्रैक्शन उतना ही कम रहेगा, और मोल फ्रैक्शन कम रहने का मतलब है कि गैस कम सॉल्यूबल रहेगी। तो ये गैस की सॉल्युबिलिटी के साथ के एच का रिलेशन है। हम क्या कह सकते हैं कि जो के एच है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है सॉल्युबिलिटी के साथ, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी एक तरह से सॉल्युबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो जिस गैस के केएच की वैल्यू ज्यादा उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही कम रहेगी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कॉन्सेप्चुअली। नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर एनी गैस, अगर हम किसी एक गैस के बारे में बात करें तो अगर टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर हम बढ़ा रहे हैं, तो केएच की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो इसका हमने एग्जांपल लिखा है, जैसे अगर हम ऑक्सीजन गैस ले रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि 293 केल्विन पर केएच की वैल्यू है 36 किलो बार। अब हमने अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया यहाँ पे 303 केल्विन कर दिया, तो वो भी केएच की वैल्यू भी बढ़ के 44 किलो बार हो गई। यानी केएच और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन। ठीक है, और अगर के एच बढ़ रहा है टेम्परेचर बढ़ाने से तो इसका मतलब सॉल्युबिलिटी कम हो रही है। ठीक है, तो ये सारे रिलेशंस आपको अच्छे से याद रखने हैं। ऐसे ही हमने N2 का एग्जांपल लिया, यहाँ पे 293 पर 76 वैल्यू है, 303 पर बढ़ के 88 हो गई। ठीक है, तो फाइनली हमने सारे रिलेशंस को एक साथ यहाँ कंबाइन किया है। आप देख सकते हैं कि के एच जो है टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर नेचर की बात की जाए पोलैरिटी की, तो उसके साथ इनवर्स है, और सॉल्युबिलिटी के साथ भी इनवर्स। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको सबको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेशंस। तो तीन मेन, वैसे तो बहुत सारे एप्लीकेशंस है हेनरी लॉ के, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली तीन मेन एप्लीकेशंस है। पहला है कि हम हेनरी लॉ को यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स और सोडा वाटर में CO2 गैस के रिक्वायर्ड अमाउंट को मिक्स करने के लिए। ठीक है ना, अगर हम चाहते हैं कि CO2 गैस का एक पर्टिकुलर अमाउंट हम वाटर में मिक्स कर सके एट अ गिवन टेम्परेचर, तो हम ये रिलेशन आसानी से यूज कर सकते हैं जो हमने ऊपर देखा था। क्या रिलेशन था कि प्रेशर इक्वल टू के एच इंटू काय। तो अगर आपको काय की वैल्यू पता है कि डिजायर्ड सोल्यूबिलिटी हमारी इतनी इतनी होनी चाहिए, तो उस हिसाब से उस गैस के लिए आपको केएच की वैल्यू ऑलरेडी पता है। आप कैलकुलेट कर लेंगे कि कितने प्रेशर से मुझे उस गैस को लिक्विड में मिलाना होगा। तो बड़ी जो कंपनीज होती है वो यही करती हैं कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रेशर से CO2 गैस को लिक्विड में या वाटर में पास करती है, जिसकी वजह से उनको डिजायर्ड सोल्यूबिलिटी मिल सके। तो पहला एप्लीकेशन है टू मैन्युफैक्चर सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर वी यूज हेनरीज लॉ। दूसरा है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एप्लीकेशन है कंडीशन ऑफ बैंड्स। अब ये बैंड्स क्या है पहले वो हम समझ लेते हैं। अब देखिए, ये जो एप्लीकेशन है ये रिलेटेड है स्क्यूबा डाइविंग से। हमने, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में एक चीज पढ़ी होगी कि किसी भी लिक्विड का जो प्रेशर है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड, ठीक है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है
हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम, हाइट ऑफ दैट लिक्विड कॉलम। ठीक है, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी लिक्विड हाइट से प्रेजेंट है, वो हाइट जितनी ज्यादा होगी, उस लिक्विड का उस ऑब्जेक्ट पे प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब ये चीज हम यहाँ पे क्या क्यों अप्लाई कर रहे हैं? जैसे मान लीजिए ये ओशन है या सी है, ठीक है, और जो स्क्यूबा डाइवर है वो डाइविंग के लिए गया और काफी नीचे अभी फिलहाल वो प्रेजेंट है, डेप्थ पे प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ मान लीजिए वो फिलहाल प्रेजेंट है। तो अभी इस स्क्यूबा डाइवर पर जो लिक्विड का प्रेशर एक्ट हो रहा है वो इस हाइट के हिसाब से हो रहा है, क्योंकि इतनी हाइट ऑफ लिक्विड उसके ऊपर है और उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हाइट काफी ज्यादा होने की वजह से प्रेशर भी ज्यादा रहता है, यानी कि स्क्यूबा डाइवर जितना डेप्थ में जाएगा उसके ऊपर लिक्विड का प्रेशर, वाटर का प्रेशर उतना ज्यादा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कंडीशन क्या है, हाई प्रेशर। ठीक है, अब हाई प्रेशर की वजह से क्या होता है कि जो स्क्यूबा डाइवर्स अगर नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर ले जाए तो उसमें जो गैसेस हैं, जब वो उसे इनहेल करेंगे तो वो गैसेस भी जब उनके ब्लड के साथ मिक्स होगी तो हाई प्रेशर से मिक्स होने की वजह से उनकी सॉल्युबिलिटी भी हाई होगी, सॉल्युबिलिटी हाई होगी। ठीक है ना, यानी कि जब स्क्यूबा डाइवर काफी डेप्थ में होता है तो उसके ब्लड में जो गैसेस हैं वो काफी ज्यादा अमाउंट में मिक्स हो जाती है, इंक्लूडिंग नाइट्रोजन ऑल्सो। ठीक है, ठीक है, वो जिस भी पर्पस के लिए नीचे गया उसके बाद जैसे जैसे वो ऊपर आएगा प्रॉब्लम तब शुरू होती है, जब वो सरफेस के आसपास आ जाता है। ठीक है ना, तो अब लिक्विड की जो हाइट उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करिए वो बहुत ही कम है, इतनी सी हाइट है, इसलिए प्रेशर भी काफी कम हो जाएगा। यहाँ पर कंडीशन क्या है कि यहाँ पे लो प्रेशर होगा। अब प्रेशर लो है तो सॉल्युबिलिटी भी गैसेस की क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी। और सडनली क्या होगा कि जो गैसेस उनके ब्लड में काफी ज्यादा अमाउंट में मिक्स थी, अब वो बबल आउट होना शुरू हो जाएगी, यानी वो इनसॉल्युबल होगी लेकिन ब्लड में वो बबल्स बनाएगी। तो इसकी वजह से क्या होता है, जैसे अगर स्क्यूबा डाइवर की अगर मान लीजिए ब्लड वेसल है, आर्टरीज वेन्स आपने पढ़ा है ना, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड प्रेजेंट होता है, ये ब्लड प्रेजेंट है, तो इसमें क्या होगा कि जो गैसेस हैं वो बबल्स बना लेंगे क्योंकि वो सॉल्युबल से इनसॉल्युबल हो रहे हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा जो बबल्स बनेंगे वो बनेंगे N2 गैस के। क्यों? क्योंकि N2 गैस का नॉर्मल ऑक्सीजन सिलेंडर में अमाउंट सबसे ज्यादा होगा, इसलिए उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, और जब वो इनसॉल्युबल होगी तो सबसे ज्यादा बबल्स N2 प्रोड्यूस करेंगे। अब बबल से होता क्या है, इन बबल्स फॉर्मेशन की वजह से जो ब्लड का सप्लाई है पूरी बॉडी में वो काफी कम हो जाता है। और सडनली जब ये स्क्यूबा डाइवर बाहर आता है तो ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से पूरी बॉडी में एक कंडीशन क्रिएट होती है, मेडिकल कंडीशन जिसको बोलते हैं बेट्स। और ये काफी फेटल कंडीशन हो सकती है जिसकी वजह से कुछ केसेस में जान भी जा सकती है। तो इसीलिए इस कंडीशन से ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमने देखा प्रॉब्लम किस में है सबसे ज्यादा, N2 में। तो अब जो स्क्यूबा डाइवर्स जो ऑक्सीजन सिलेंडर या फिर जो टैंक्स यूज करते हैं उनमें ऑक्सीजन और वेरियस गैसेस के परसेंटेज का डिफरेंस आ जाता है। हम क्या करते हैं, पहली बात तो नाइट्रोजन का परसेंटेज नॉर्मल एयर की कंपोजिशन से कम कर देते हैं। नॉर्मल एयर में नाइट्रोजन कितनी होती है, 78%, अराउंड 78%। उसको रिड्यूस करके हम कितना कर देते हैं, 56.2 के आसपास। तो इससे क्या होगा कि जब वो डेप्थ में रहेगा तो नाइट्रोजन पहले ही कम सॉल्युबल होगी, जिसकी वजह से बाद में अगर बबल्स बनते भी हैं तो बहुत ही कम बनेंगे। अब इसके बदले में जो हीलियम गैस है उसका अमाउंट काफी बढ़ा दिया जाता है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो एयर है, नॉर्मल एयर है, उसमें हीलियम बहुत ही कम अमाउंट में है, लेकिन यहाँ पर हमने बढ़ा के कितनी कर दी, 11.7। अब ऐसा इसलिए किया क्योंकि हीलियम की सॉल्युबिलिटी वैसे ही बहुत लो होती है, तो इसलिए अगर हम उसका परसेंटेज थोड़ा बढ़ा भी देते हैं तो सॉल्युबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा और बबल्स फॉर्मेशन कम होंगे। और ऑक्सीजन को हम बदले में थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ऑक्सीजन को बढ़ाने का पर्पस आप सबको पता है कि एक तो ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा करना है, ब्रीदिंग रेट जो हाई हो जाता है उसको ओवरकम करना है, और तीसरा ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, अभी हमने ऊपर देखा था एग्जाम्पल में
जिसकी वजह से वो भी बबल फॉर्मेशन में ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती। तो ऐसे टैंक को यूज करने से क्या होता है कि जब स्क्यूबा डाइवर बाहर भी आते हैं दोबारा से, तो बहुत ही माइल्ड कंडीशन होती है, जिसकी वजह से उनकी जान को और बहुत कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन क्रिएट नहीं होती है। तो ये था सेकंड एप्लीकेशन। फाइनल एप्लीकेशन इज, अब सब हम सब जानते हैं कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो हमारे आसपास जो एयर का प्रेशर है वो कम हो जाता है। एयर के प्रेशर कम होने से जब हम गैसेस को इनहेल करते हैं, एयर को इनहेल करते हैं, तो वो लोअर प्रेशर से हमारे ब्लड के साथ मिक्स होती है। और अगर प्रेशर लो होगा तो जो सॉल्युबिलिटी है वो भी लो हो जाएगी, यानी कि हमें हायर एल्टीट्यूड पे जो ऑक्सीजन है उसका कम अमाउंट हमारे ब्लड में मिक्स होता है, जिसकी वजह से हमें कई बार वीकनेस होती है, चक्कर आते हैं, हमको हमारी जो सांस है वो थोड़ी सी अटकने लगती है। तो इन सारी कंडीशंस को हम कहते हैं एनोक्सिया। तो इससे ओवरकम करने के लिए भी हम हेनरी लॉ को यूज करते हैं, और जो सिलेंडर्स हैं उनका यूज करते हैं। तो ये थे तीन मेन एप्लीकेशंस हेनरी लॉ के। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो देखिए, इन जनरल अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी है वो लो हो जाती है गैसेस के केस में। यानी कि सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का जो रिलेशन है वो है इनवर्स रिलेशन। टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सॉल्युबिलिटी कम होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी हम गैस को लिक्विड में डिसॉल्व करते हैं तो वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, यानी कि जिसके लिए जो डेल्टा एच है, चेंज इन एंथैल्पी, वो नेगेटिव होगी। और हमने क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ा है कि एक लॉ है या प्रिंसिपल है जिसको हम कहते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और ये क्या कहते हैं कि जब भी हम एक्सोथर्मिक रिएक्शंस के लिए जो ऑलरेडी इक्विलिब्रियम में है, ठीक है ना, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा और बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। कौन सी डायरेक्शन में? बैकवर्ड डायरेक्शन। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये वाला जो इक्विलिब्रियम है गैस के डिसॉल्व होने का, वो बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होने का मतलब है कि जो ऑलरेडी गैस लिक्विड फेज में है, वाटर के साथ मिक्स है, और वो ज्यादा स्पीड से वापिस एस्केप आउट होके गैस बनेगी, जिसकी वजह से उसका जो अमाउंट है, डिसोल्यूशन अमाउंट, वो कम होने लगेगा और सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगी। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और ये हम अपनी जनरल लाइफ में भी देखते हैं कि अगर मान लीजिए हम बाजार से, मार्केट से कोल्ड ड्रिंक लेकर आते हैं तो हम उसको रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। लेकिन जैसे ही रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं और थोड़ी देर बाद हम जब उसका कैप ओपन करते हैं तो हमें एक फ्रीजिंग की आवाज आती है, जो गैस के एस्केप होने की आवाज होती है। यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो ज्यादातर गैस है वो लिक्विड से बाहर आ गई और एस्केप आउट हो गई, यानी कि उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई। तो आई होप ये पूरा टॉपिक आप लोगों को समझ आया होगा। आज के टॉपिक के बेसिस पर हमने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, आप इसको देखकर इनको सॉल्व कर सकते हैं, और अगर इसमें से किसी भी क्वेश्चन में या टॉपिक में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सबका थैंक यू। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक बी सेफ और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।